नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ न्यूज 18 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद के मानसून सत्र का तीसरा सप्ताह, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यसूची में अहम विधेयक पेश किए जाने और चर्चा के लिए सूचीबद्ध। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर हुए उपचुनावों के आज आएंगे नतीजे। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदेव बख्तियार ओडिलोविच भारत की यात्रा पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करेंगे मुलाकात। भारत उज्बेकिस्तान बिजनेस फोरम में भी लेंगे हिस्सा। सावन का पहला सोमवार आज, शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हर हर महादेव की गूंज से भक्तिमय हुआ वातावरण। और ग्लासगो में हुआ राष्ट्रमंडल खेलों का भव्य समापन। 2030 शताब्दी संस्करण के लिए अहमदाबाद ने संभाली मेजबानी की कमान। 13 स्वर्ण सहित 39 पदक जीतकर भारत रहा चौथे पायदान पर। आइए सभी खबरों को विस्तार के साथ जानते हैं। आपको बता दें कि आज से संसद के मानसून सत्र के तीसरे सप्ताह की शुरुआत हो रही है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में अहम विधायी कामकाज सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज 2 विधेयक पेश किए जाने के लिए और 1 विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। लोकसभा में भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंककार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 पेश किए जाएंगे। इसके साथ ही लोकसभा में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। विधेयक के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी। इस स्वीकृत संख्या में सीजेआई भी शामिल है। वर्तमान में सीजेआई के अलावा 33 जज हैं। विधेयक का उद्देश्य लंबित मामलों के बोझ को कम करने और मामलों की सुनवाई में तेजी लाना है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पेश करेंगे। विधेयक के माध्यम से भारतीय सांख्यिकी संस्थान के लिए व्यापक कानूनी ढांचे को तैयार किया जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि इस विधेयक से क्या क्या बदलने वाला है। तो ग्राफिक के जरिए आप जानिए कि लोकसभा में आज पेश होगा विधेयक और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह इसे पेश करते हुए नजर आएंगे। आईएसआई को नया कानूनी ढांचा इसके माध्यम से मिलता हुआ नजर आएगा। भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें बदलाव की यहाँ पर गुंजाइश नजर आती है। आईएसआई को मिलेगा नया कानूनी ढांचा और 1959 के आईएसआई अधिनियम की ये जगह लेता हुआ नजर आएगा, क्योंकि संशोधित इसे किया जाएगा। आईएसआई बनेगा स्वतंत्र निगम निकाय। आधुनिक सांख्यिकी शिक्षा को इसके माध्यम से बढ़ावा मिलता हुआ भी नजर आएगा। राष्ट्रपति होंगे संस्थान के विजिटर, यानी कि इस प्रावधान के तहत क्या क्या चीजें जोड़ी जा रही हैं वो भी जानिए। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स करेगा नीतिगत फैसले। इसके अलावा निदेशक की अध्यक्षता में अकादमिक परिषद भी यहाँ पर नजर आएगी। केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेही को इसके माध्यम से और भी बढ़ाया जाएगा, मजबूत किया जाएगा। डेटा वैज्ञानिकों की मांग इसके माध्यम से पूरी होती हुई भी नजर आएगी, यानी कि जब ये संशोधित कानून का रूप ले लेगा। आधुनिक प्रशासन और वित्तीय व्यवस्था मजबूत होगी। आईआईटी, आईआईएम जैसी जो तमाम संस्थान हैं उसकी संरचना भी यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी और शासन सुधारों को कानूनी आधार भी यहाँ पर मिलेगा। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 की हम बात कर रहे हैं। वहीं बैंककार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। इस विधेयक के माध्यम से बैंकिंग कानून डिजिटल होगा और क्या क्या खास रहने वाला है इसमें भी आपको बताते हैं, क्योंकि वित्त मंत्री आज लोकसभा में इस विधेयक को पेश करते हुए नजर आएंगी। 1891 के पुराने कानून में ये बदलाव करता है। 135 वर्ष
वर्षीय कानून की जगह लेगा। ये नया विधेयक तो समय के साथ साथ संशोधन की आवश्यकता अब महसूस की जा रही है। और आपको बता दें कि बैंककार बहिर्साक्ष्य विधेयक 2026, जिसमें बैंकिंग कानून को डिजिटल रूप देने की बात की जा रही है, डिजिटल रिकॉर्ड वैध साक्ष्य माने जाएं, इस पर भी बात हो रही है। क्लाउड दस्तावेज अदालत में मान्य किए जाएं, इसे भी यहाँ पर जोड़ा जाएगा। प्रमाणित डिजिटल कॉपी पर्याप्त साक्ष्य मानी जाए। और इतना ही नहीं, जो मूल बही खाते होते हैं उनका लाना अब जरूरी नहीं होगा, क्योंकि डिजिटलीकरण के हम शिफ्ट अगर होते हैं और ये प्रावधान के तहत कानून का रूप ले लेता है, तो फिर अब आपको बही खातों को नहीं लाना होगा। ग्राहकों की गोपनीयता भी इसके माध्यम से सुरक्षित होगी। बैंकिंग व्यवस्था में और भी पारदर्शिता लाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और ये उसी की एक कड़ी माना जा रहा है। डेटा लीक पर कड़े दंड का प्रावधान भी इसके माध्यम से किया जा रहा है। रिकॉर्ड छेड़छाड़ पर सख्त कार्रवाई की बात भी इसमें है, क्योंकि अगर किसी भी तरह के रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ होती है तो फिर दंड होगा। आधुनिक बैंकिंग के अनुरूप ये नया कानून है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से हम लगातार डिजिटल माध्यमों पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमें बैंकिंग सिस्टम को भी आधुनिक बनाना होगा। भारतीय साक्ष्य संहिता के अनुरूप विधेयक डिजिटल विवादों का त्वरित निपटान भी करता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो बैंककार बहिर्साक्ष्य विधेयक 2026, इसके प्रावधान क्या क्या कहते हैं, ग्राफिक के जरिए हमने आपको ये बताया। अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा की कार्यसूची में एक विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर उच्च सदन में चर्चा होनी है। ये विधेयक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। देरी से भुगतान पर इसमें सख्त प्रावधान किए गए हैं। एमएसएमई कानून में इसके माध्यम से बड़े बदलाव किए जाएंगे। छोटे उद्योगों की जो रिकवरी है उसे आसान बनाने के लिए ये पहल की जा रही है, यानी कि कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को अब इसमें जोड़ा गया है। ऑनलाइन विवाद समाधान को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, उस पर जोर है। विधेयक के माध्यम से इज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी जोर दिया गया है। उद्यम पोर्टल को कानूनी पहचान दिलाने की पहल, कानूनी पहचान दिलाने की बात ये प्रावधान करता है। छोटी प्रक्रियागत चूक अब अपराध नहीं मानी जाए, ये भी कहा गया। राज्यों को ज्यादा से ज्यादा प्रशासनिक छूट कैसे मिल सकती है, इस पर भी जोर यहाँ पर नजर आ रहा है। तो एमएसएमई कानून में बड़े बदलाव के लिए सरकार प्रयासरत है, जिसको लेकर के संशोधित बिल को लेकर के सरकार सदन में पहुंची है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उपचुनाव की मतगणना जारी है और तीनों सीटों पर शुरुआती तस्वीर अब साफ होती हुई भी नजर आने लगी है। बिहार की हाई प्रोफाइल बांकीपुर सीट पर जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर शुरुआती दौर में बढ़त बनाए हुए हैं। तो उपचुनाव की आज काउंटिंग हो रही है, उससे जुड़ी अपडेट आपके साथ कर रहे हैं साझा, जहां तीनों सीटों पर मतगणना जारी है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश, 3 राज्यों में हुए हैं उपचुनाव एक एक सीट पर। बांकीपुर में पीके आगे चल रहे हैं। मांजलपुर और दतिया में भाजपा को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जनसुराज के प्रशांत किशोर 862 वोटों से इस वक्त आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं 3 राउंड के बाद भाजपा के सतीश पटेल 5910 वोटों के साथ यहां पर नजर आ रहे हैं। भाजपा के आशुतोष तिवारी, जो कि दतिया से उम्मीदवार, 965 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो उपचुनाव को लेकर के काउंटिंग लगातार जारी है, रुझान आ रहे हैं। उपचुनाव रुझान की अगर हम बात करें तो बांकीपुर में प्रशांत किशोर इस वक्त आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और भर्ती घोटालों को लेकर मामला अब लगातार गर्माता जा रहा है। रांची में छात्र कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। विपक्षी भाजपा ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र में इस मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाने का ऐलान भी कर डाला है। ताजा मामला जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता का है, जिसे लेकर छात्र कई दिनों से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने पर बैठे हैं। सीमित संसाधनों के बीच आंदोलन कर रहे इन युवाओं का कहना है कि वो अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से लेने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। छात्रों का यह भी कहना है कि जब तक पूरे मामले की सीबीआई जांच नहीं हो जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 5 अगस्त तक ओडिशा के दौरे पर रहेंगी। दौरे के पहले दिन आज राष्ट्रपति कटक में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद 4 अगस्त को राष्ट्रपति भुवनेश्वर से ब्रह्मपुर तक ट्रेन से यात्रा करेंगी। इस दौरान वो मां कंधुनी देवी मंदिर और तप्तपानी स्थित शिव मंदिर पहुंचकर दर्शन और पूजन अर्चन भी करने वाली हैं। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदेव बख्तियार ओडिलोविच भारत की यात्रा पर हैं। वो 5 अगस्त तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान ओडिलोविच राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। साथ ही वो अपने समकक्ष विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिलेंगे। इसके साथ ही वो दिल्ली में एक व्यापारिक मंच भारत उज्बेकिस्तान बिजनेस फोरम में भी भाग लेंगे। इस बिजनेस फोरम में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल रहेंगे। अब भारत और उज्बेकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों को जान लेते हैं। एक नजर डालते हैं कि कैसे रिश्ते हैं भारत और उज्बेकिस्तान के। भारत उज्बेकिस्तान के रिश्ते आज के नहीं हैं, बल्कि काफी पुराने हैं और मजबूत भी हैं। इसके साथ साथ उज्बेकिस्तान को मान्यता देने वाले पहले देशों में भारत शामिल है। 18 मार्च 1992 को राजनयिक संबंध बने थे दोनों ही देशों के मध्य। ताशकंद में समझौते पर हस्ताक्षर हुए। उसके बाद 2011 में रणनीतिक साझेदारी का दर्जा मिला और राजनीतिक और आधिकारिक सहयोग भी लगातार दोनों ही देशों के मध्य बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो भारत और उज्बेकिस्तान के जो द्विपक्षीय संबंध हैं वो कई सालों पुराने हैं और इन रिश्तों में हम लगातार देख रहे हैं कि प्रगति भी और प्रगाढ़ता भी आती हुई नजर आ रही है। भारत उज्बेकिस्तान द्विपक्षीय व्यापार की बात की जाए तो भारत उज्बेकिस्तान का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। भारत शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में शामिल है। 2025 में व्यापार 1.32 अरब डॉलर का रहा है और साथ ही साथ दोनों देशों की अगर हम बात करें तो दोनों देशों के मध्य व्यापार लगातार बढ़ा है। आर्थिक सहयोग भी लगातार मजबूत हो रहे हैं। तो भारत और उज्बेकिस्तान के जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो भी गहराइयों के साथ जुड़े हुए हैं और भी विस्तार लेते हुए नजर आ रहे हैं। उज्बेकिस्तान को भारत के प्रमुख निर्यात की बात करते हैं तो वहां पर आता है औषधि और फार्मास्यूटिकल उत्पाद। जी हाँ, औषधि और फार्मास्यूटिकल उत्पाद, इसके अलावा मैकेनिकल उपकरण, वाहन एवं ऑटो पार्ट्स सेवाएं, इसके अलावा मांस उत्पाद, ऑप्टिकल उपकरण और यंत्र और साथ ही साथ मोबाइल फोन। यानी कि उज्बेकिस्तान को भारत के प्रमुख निर्यातक के तौर पर भी देखा जाता है और ये वो तमाम वस्तुएं हैं, तमाम सामान हैं जिसका निर्यात किया जाता है। वहीं उज्बेकिस्तान से भारत के प्रमुख आयात की बात कर लेते हैं। तो ये भी आपको बताएं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आयात होती हैं। तो फल और सब्जियां हैं जिसका आयात किया जाता है। इसके अलावा सर्विस सेक्टर यानी कि जो सेवा क्षेत्र है वो भी दोनों ही देशों को और नज़दीक लाता है, दोनों ही देशों को जोड़ता है। उर्वरक की बात कर लें, अगर फर्टिलाइजर्स की बात कर लें तो भी भारत और उज्बेकिस्तान के जो द्विपक्षीय संबंध हैं वो प्रमुख आयातक के तौर पर भी देखने को मिलते हैं। जूस उत्पाद और साथ ही साथ जो अर्क है उसका भी आयात किया जाता है, स्नेहक का आयात किया जाता है। और ये तमाम ग्राफिक्स साफ तौर पर बताते हैं कि भारत और उज्बेकिस्तान के किस तरह से रिश्ते हैं और किस तरह के रिश्तों में गहराइयाँ नजर आती है। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मसाला ओए, छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक बात समझ लीजिए, ना बीमारी दुनिया से कहीं जाने वाली है और ना ही हॉस्पिटल के खर्चे। बस आपको ये सोचना होगा कि हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा, आप या आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी। आज ही पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है।
ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। श्रावण मास के पहले सोमवार के लिए देश भर के शिवालय सजकर पूरी तरह से तैयार हैं, जहां रुद्राभिषेक, गंगा महाआरती और विशेष श्रृंगार के लिए हजारों श्रद्धालु जुट रहे हैं। भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए आज तड़के ही मंदिर के पट भी खोल दिए गए। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में पहले सोमवार पर सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा से जल लेकर कांवड़िए 108 किलोमीटर की दूरी तय कर बाबा धाम पहुंच रहे हैं और बाबा पर जलार्पण भी कर रहे हैं। कांवड़िए देर रात से ही कतार में लगना शुरू हो चुके थे और ये कतार बाबा बैद्यनाथ मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर दूर नंदन पहाड़ तक पहुंच गई। सभी मासों में उत्तम मास होता है शिव के लिए। आज सोमवार का दिन है, अर्थात सोम मतलब चंद्रमा भगवान मस्तक पर धारण करते हैं। चंद्रमा भगवान शंकर को ठंडक प्रदान करते हैं। सोमवार को जलाभिषेक करने से सभी कामना पूर्ति होती है। आज कपाट खुल चुके हैं। अब काचा जल के बाद सरदारी पूजा और उसके बाद फिर अर्घा जैसे ही लगेगा, अर्घा लगेगा तो सभी श्रद्धालुओं के लिए कपाट खुल जाएंगे। अर्घा के माध्यम से जलार्पण होंगे। रविवार सोमवार को कूपन सिस्टम बंद है प्रशासन के द्वारा। ये अच्छा पहल है, सभी भक्त एक जैसे जल चढ़ाएं। श्रावण मास के पहले सोमवार पर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पूरी तरह से शिवमय हो चुकी है। देर रात से ही महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लग गईं। परंपरा के अनुसार भस्म आरती के लिए विशेष व्यवस्था की गई। तो वहीं आज दोपहर भगवान श्री महाकालेश्वर की शाही सवारी भी निकलेगी। देश भर से आए श्रद्धालु देर रात से ही बाबा महाकाल के दर्शन के लिए कतारों में खड़े रहे। परंपरा के अनुसार श्रावण सोमवार होने के कारण मंदिर के पट रात 2:30 बजे खोल दिए गए और अलौकिक भस्म आरती संपन्न हुई। अच्छा लगा महाकालेश्वर की भस्म आरती में आने के बाद। ये मेरे लिए एक बहुत नया एक्सपीरियंस है जो आज तक मैंने कभी किसी दूसरी ज्योतिर्लिंग में ऐसा फील नहीं किया है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत भस्म आरती देख करके तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है सच में भस्म आरती देख कर। मध्य प्रदेश के तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में भी सावन के पहले सोमवार के अवसर पर भगवान ओंकार के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का आशीर्वाद पाने के लिए श्रद्धालु नर्मदा नदी के पवित्र जल से महादेव का अभिषेक करने के लिए लंबी कतार में खड़े हैं। पूरा मंदिर ओम नमः शिवाय के जय घोष से गुंजायमान है। श्रावण का पहला सोमवार है। भगवान श्री ओंकारेश्वर जी महाराज के पट प्रातःकाल 4 बजे से दर्शनार्थी खोल दिए गए थे। हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। आज कांवड़िया अपना जल भी भगवान श्री ओंकारेश्वर जी महाराज को अंतर अर्पण कर रहे हैं। आस्था, भक्ति और शक्ति के संगम यानी सावन के पहले सोमवार पर देश के दूसरे शिव मंदिरों की तरह ही दिल्ली के प्राचीन गौरी शंकर मंदिर में भी भक्तों की कतारें सुबह से ही नजर आई। लोग आस्था के सागर में सराबोर होते हुए भक्ति में लीन रहे और इस मौके पर चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर से ही दूरदर्शन के संवाददाता मोहित शुक्ला ने जायजा लिया है। देखिए। करे न हो सके शिव करे सो होए, 3 लोक नौखंड में शिव से बड़ा न कोई। आज सावन का पहला सोमवार है। हर तरफ बाबा की जय जयकार है और ऐसे ही जयकारों के साथ गुंजायमान होता ये भव्य मंदिर जो कि चांदनी चौक का गौरी शंकर मंदिर है। यहाँ से आपको मैं भव्य और दिव्य तस्वीरें दिखा रहा हूँ। मेरे कैमरा सहयोगी अनिल ठाकुर, उनसे मैं कहूँगा कि कैमरे के माध्यम से आपको वो तस्वीरें दिखाएं। आप देखिए इस मंदिर को या आप कहें इस शिवालय को भव्य तरीके से अलग अलग फूलों के माध्यम से अलग अलग तरीके से इसको सजाया गया है और इस मंदिर की भव्यता और इसका श्रृंगार इस बात की गवाही दे रहा है कि इस मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। कोई गाजियाबाद से आया है, कोई दिल्ली से आया है, कोई दिल्ली के तमाम अलग अलग इलाकों से आया है, नोएडा, फरीदाबाद या हरियाणा के दूसरे इलाकों से, क्योंकि इस मंदिर की अपनी बहुत मान्यता है। सुबह से ही यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग अपने हाथों में बाबा को रिझाने के लिए भांग, धतूरा, ध्वजा, नारियल ऐसी तमाम चीज़ें लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आप देखिए कई सारे ऐसे लोग हैं, कहाँ से आए हैं और आज पहला सोमवार है, बाबा से क्या कहने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आज? आज की तो बात ही है, पहला सोमवार है,
बाकी जो भी है बोलेंगे अच्छे बात के लिए। माता जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, पहले तो नमः पार्वती पते हर 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 महादेव, कहाँ से आई हैं? बाबा को रिझाने के लिए आप जल लेकर जा रही हैं, मन में आज क्या अरदास है? ये भोले बाबा के लिए आई हूँ मैं, सिर्फ भोले बाबा के लिए। मैं शादरा से आई हूँ। मैं हर बार आती हूँ। हर आ रही हैं, कितने दिनों से इस मंदिर में आ रही हैं? मन लगाया जब से आती हूँ। और यहाँ पर जल की सेवा हो रही है, साथ ही यहाँ पर जो लोग अपने घरों से जल लेकर आए हैं वो बाबा को सीधे अर्पित कर सकते हैं, या जो लोग जल और दूसरी चीज़ें नहीं ला पाए हैं तो वो यहाँ से भी इसको ग्रहण करके बाबा को अर्पित कर सकते हैं। फिलहाल सोमवार के पहला दिन, पहला सोमवार, और दिल्ली सहित देश के तमाम हिस्सों में आपको ऐसी ही दिव्यता और भव्यता को प्रदर्शित करने वाली तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं। गौरीशंकर मंदिर से कैमरा पर्सन अनिल ठाकुर के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज़। वहीं इस अवसर पर दुधेश्वर महादेव मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और उत्साह भी नजर आया। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन और मंदिर समिति की ओर से व्यापक व्यवस्थाएं की गई है। देखिए डीडी न्यूज की संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा की ये रिपोर्ट। ओम नमः शिवाय, बम बम भोले। ये आज से सावन के सोमवार शुरू हो गए हैं, जिनका हम पूरे साल बेसब्री से इंतजार करते हैं। आज सावन का पहला सोमवार है और मैं यहाँ गाजियाबाद के दुधेश्वर महादेव मंदिर में हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ का जो उत्साह सुनाई पड़ रहा है, उसके साथ साथ मैं महादेव के भी आपको दर्शन करवा देती हूँ कि किस तरीके से हर्षोल्लास के साथ, पूरे उत्साह के साथ श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त से ही महादेव के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। उन पे जलाभिषेक कर रहे हैं, बेल पत्र, धतूरे और भांग उन पर अर्पित कर रहे हैं, इस विश्वास के साथ, इस श्रद्धा के साथ कि भगवान महादेव उनके इस समर्पण को, इस श्रद्धा को स्वीकार करेंगे। आप देखिए यहाँ दुधेश्वर महादेव मंदिर में अगर मैं बात करूं, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है, वो व्यवस्था भी बेहद ही सुव्यवस्थित तरीके से की गई है। महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सभी यहाँ पर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने आ रहे हैं। आप कहाँ से बताओ? नंदग्राम। नंदग्राम दर्शन करने जा रहे हैं? हाँ। कितनी देर से लाइन में लगे? 1 घंटा। 1 घंटे से। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं। आप कहाँ से हैं माता जी? यहीं से, थाने चौराहे से। आप कितनी देर से लाइन में लगे? लगभग 1 घंटे से। 1 घंटे से। आज सोमवार का उपवास किया? हाँ। तो आप हर सोमवार, प्रत्येक सोमवार यहाँ पर? नहीं, मैं पहली बार आई हूँ। पहली बार आए तो कैसा लग रहा है यहाँ? चुकी हूँ काफी बार। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत। कितनी देर से लाइन में? बहुत देर हो गई, घंटा हो गया पूरा। लेकिन अब अच्छा लग रहा है ना कि पूरा जो इंतजार है वो सफल होने जा रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हर हर महादेव। महादेव। यहाँ पे ज़्यादातर जो श्रद्धालु आप देख सकते हैं महिलाएं हैं, और इनकी सुरक्षा के लिए हम लोग ने ये व्यवस्था की है कि हर स्तर पे, चाहे वो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई, या फिर यहाँ मैं एसीपी विमेन, क्राइम अगेंस्ट विमेन भी खड़ी हूँ कि महिलाओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो। आज सावन का पहला सोमवार है। तमाम श्रद्धालु भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं, मंदिरों में उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, धतूरे से, जल से उनका जलाभिषेक कर रहे हैं, और यकीनन महादेव सभी के जीवन में खुशियां भर कर लाएंगे। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज, गाजियाबाद। त्रिसैन्य भावी युद्ध कला पाठ्यक्रम का चौथा संस्करण नई दिल्ली में आज से शुरू होगा। अब इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो क्या उद्देश्य है ये आपको बताते हैं। आधुनिक युद्ध रणनीतियों पर इसमें चर्चा की जाएगी और नई तकनीकों पर खास तौर पर मंथन किया जाएगा। तीनों सेनाओं की अगर हम बात करते हैं तो तीनों सेनाओं के अधिकारी इसमें भाग लेते हुए नजर आएंगे और विशेषज्ञों की भी भागीदारी इसमें नजर आएगी। एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी पर खास तौर पर चर्चा होगी। साथ ही साथ साइबर वॉरफेयर भी अहम मुद्दा रहने वाला है। अब सूचना युद्ध, अंतरिक्ष सुरक्षा पर भी जोर देने का समय आ चुका है और यही वजह है कि यहाँ पर इस पर भी मंथन होता हुआ नजर आएगा। बहुक्षेत्रीय सैन्य अभियानों पर खास तौर पर फोकस रखा जाएगा। और वहीं अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच
एक बार फिर कूटनीति की कोशिशें तेज होती नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि ईरान के साथ आज अहम बातचीत होगी। हालांकि उन्होंने किसी संभावित समझौते के लिए कोई समय सीमा तय करने से इनकार कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि उनकी प्राथमिकता सैन्य टकराव नहीं बल्कि बातचीत के जरिए समाधान निकालना है, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सामान्य रूप से खोला जा सके और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जारी गतिरोध को समाप्त किया जा सके। ट्रंप के इस बयान से साफ है कि अमेरिका सैन्य विकल्प को पीछे रखकर कूटनीतिक समाधान की ओर बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर ईरान भी क्षेत्रीय देशों के साथ लगातार कूटनीतिक संपर्क बनाए हुए है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं से बातचीत की, जबकि तेहरान और ओमान के बीच भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े मुद्दों पर चर्चा लगातार जारी है। उधर इजरायल ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि ईरान अपने परमाणु या बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है तो वो आवश्यक कार्रवाई करने से कभी भी पीछे नहीं हटेगा। 11 दिनों तक चली खेलों की रोमांचक प्रतिस्पर्धा के बाद ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का भव्य समापन हो गया है। रंगारंग समापन समारोह में राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और बैटन आधिकारिक तौर पर भारत को सौंप दिए गए। इसके साथ ही भारत ने 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के ऐतिहासिक शताब्दी संस्करण की मेजबानी की औपचारिक जिम्मेदारी संभाल ली है। इस अवसर पर ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहे। समापन समारोह में भारत की सांस्कृतिक विविधता, लोक परंपराओं और पौराणिक विरासत पर आधारित रंगारंग कार्यक्रम ने दर्शकों का दिल जीत लिया। और इसके साथ ही न्यूज़ 18 में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।